नमस्कार, पब्लिक वाणी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ भारत सूरज। देश में कोरोना महामारी के दूसरी लहर के बीच डॉक्टर्स कितने सुरक्षित हैं, इस बात को लेकर अभी चर्चा शुरू ही हुई थी कि एलोपैथ और आयुर्वेद के बीच रामदेव ने देश के अखबारों से लेकर टेलीविजन तक के हेडलाइंस को घेर लिया। उसके बाद चर्चा इस दिशा में शुरू हुई कि क्या सचमुच देश में एलोपैथ और एलोपैथिक डॉक्टर्स के खिलाफ भ्रम और नफरत का माहौल फैल रहा है, कि असम से कुछ ऐसी तस्वीरें सामने आई जिसने तमाम डॉक्टर्स को चिंता में डाल दिया। दरअसल असम के होजाई जिले के उडाली कोविड केयर सेंटर पर कार्यरत डॉक्टर सुयोज कुमार सेनापति पर एक कोविड मरीज की मृत्यु के बाद उसके परिजनों द्वारा बुरे तरीके से हमला किया गया। डॉक्टर सुयोज कुमार सेनापति, जिन्होंने हाल में ही अपनी MBBS की डिग्री कंप्लीट की है, वो राज्य सरकार द्वारा आदेशित एक ग्रामीण चिकित्सालय पर इंटर्नशिप पर कोविड मरीजों की देखभाल कर रहे थे। इस पूरे घटनाक्रम की बात करें तो जब डॉक्टर सुयोज कुमार सेनापति 1 जून को चिकित्सालय पहुंचते हैं तो वहां पर पहले से भर्ती एक कोविड मरीज के परिजनों द्वारा डॉक्टर सेनापति के पास यह शिकायत लेकर आया जाता है कि उनके मरीज ने पूरी रात किसी भी तरीके की हलचल नहीं की है। डॉक्टर सेनापति जब उस मरीज की जांच करने के लिए पहुंचते हैं तो वो उस मरीज को पहले से ही मृत पाते हैं, और जब उस मरीज के मरने की खबर डॉक्टर सेनापति उसके परिजनों को देते हैं, उनके परिजनों का गुस्सा डॉक्टर सेनापति पर फूटता है। डॉक्टर सेनापति पर हमला सिर्फ मृतक के परिजन ही नहीं करते हैं, बल्कि परिजन के साथ साथ गांव के आसपास के लोग और उस अस्पताल में इलाज करा रहे अन्य कोविड मरीज के परिजन भी डॉक्टर सेनापति को बुरी तरीके से पीटते हैं। जिसे जो मिलता है, चाहे वो झाड़ू हो, बर्तन हो, हर कोई डॉक्टर सेनापति को बुरे तरीके से पीटने में लग जाते हैं। ये पूरा मामला तब संज्ञान में आया जब डॉक्टर सुयोज कुमार सेनापति के साथी डॉक्टर कमल देवनाथ ने इस पूरे घटना का वीडियो ट्विटर पर मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा और असम के DGP को टैग करते हुए अपलोड कर दिया। देखते ही देखते ये वीडियो वायरल हो गया और तुरंत असम सरकार और असम प्रशासन हरकत में आ गई। अच्छी बात यह रही कि असम के मुख्यमंत्री ने मामले की गंभीरता को देखते हुए खुद इसकी मॉनिटरिंग शुरू की और लगातार जो भी बड़े अपडेट्स थे वो ट्विटर पर लोगों से साझा करते रहे। डॉक्टर सेनापति के साथ हुए मारपीट के मामले की अपडेट्स की बात करें तो अब तक कुल 24 लोगों के खिलाफ FIR दर्ज किया जा चुका है, जिसमें 8 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। बाकी 17 लोगों की पहचान हो चुकी है और उनकी तलाश जारी है। डॉक्टर सेनापति इस पूरे मारपीट में बुरे तरीके से जख्मी हुए थे, लेकिन अभी उनकी हालत स्थिर है, वो खतरे से बाहर हैं। राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने इस पूरे मामले में त्वरित कार्रवाई करने का आश्वासन दिया है, लेकिन इस पूरे मसले के बाद इंडियन मेडिकल एसोसिएशन नाराज हो गया है। उन्होंने इस पूरे घटना पर अपनी कड़ी नाराजगी जताई है और सिर्फ असम ही नहीं बल्कि देश भर के अलग अलग जिलों और कस्बों से भी डॉक्टर्स ने अपनी चिंता जाहिर की है। कोरोना महामारी के दूसरे लहर में आपको बता दें अब तक कुल 594 डॉक्टर्स ने अपनी जान गंवाई है, और असम की बात करें तो असम में कुल 8 डॉक्टर्स ने कोरोना महामारी में सर्विस देते हुए अपनी जान गंवाई है। हमने बात किया बिहार के अररिया जिले में फिजिशियन के तौर पर काम कर रहे डॉक्टर सुदर्शन झा से, और उनसे ये जानने की कोशिश की कि ऐसे घटनाओं से छोटे जिलों में, छोटे कस्बों में काम कर रहे डॉक्टर्स के मनोबल के ऊपर क्या असर पड़ता है। मैं डॉक्टर सुदर्शन झा बिहार के अररिया ज़िले में प्रैक्टिस करता हूँ। मैं अपना निजी प्रैक्टिस करता हूँ। वैसे तो मैं पहले शुरुआती दौर में कुछ दिनों तक सरकारी सेवाएं भी दी है, पर उन दिनों में भी सरकारी अस्पताल हो या फिर निजी अस्पताल हो, कोई भी जगह हो, हर जगह इस तरह का जो अमानवीय कृत्य है, जो डॉक्टरों के साथ आजकल जो घटनाएं घटित हो रही है, वो समाज में कहीं से भी उसको सही ठहराया नहीं जा सकता है। असम में जो जिस तरह से अभी घटनाएं हुई है उस डॉक्टर के साथ में, उसका क्या गलती था? वो तो एग्जामिन किया, बोला कि ये मरीज एक्सपायर कर गया है। इस पर इतना बेरहमी से उसके साथ पिटाई की गई है, जो उनके साथ सलूक किया गया है, वो वीडियो देख करके रूह कांप उठता है। जब भी कहीं किसी तरह की कैजुअलिटी होती है, किसी मरीज की डेथ होती है, तो डॉक्टर को जिम्मेदार ठहरा दिया जाता है। क्यों? सबसे लापरवाह और सबसे गैर जिम्मेदार हम डॉक्टर ही हैं। कोई वकील अगर कोई केस हारता है तो क्या उनको जिम्मेदार ठहराया जाता है क्या कि इनकी लापरवाही से हम केस हार गए? पर अगर कोई मरीज की डेथ होती है तो जिम्मेदारी डॉक्टर की ही होती है, चाहे वो कितना भी लिमिटेड रिसोर्सेज में काम करने को क्यों ना बाध्य हो। बहरहाल मैं एक आप सभी लोगों से, सरकार से भी और आम जनता से ये मेरी हार्दिक अपील है
कि हम डॉक्टरों को सुरक्षा के साथ साथ एक ऐसा माहौल मिले, एक ऐसा एटमॉस्फेयर मिले जहां पर हम बेधड़क और अपनी पूरी लगन के साथ रोगी का इलाज करने में अपनी सेवाएं देते रहें। असम में डॉक्टर सुयोज कुमार सेनापति के साथ जो कुछ भी हुआ वो कोई पहली घटना नहीं है। हाल ही में कर्नाटक के चिकमंगलुरु से भी ऐसी ही खबरें सामने आई थी, जहां पर 50 वर्षीय पेडियाट्रिशियन को एक 6 साल की बच्ची जो डेंगू से पीड़ित थी, उसकी मृत्यु के बाद उसके परिजनों ने बुरे तरीके से पीटा था। कुछ ऐसे ही खबरें महाराष्ट्र के अहमदनगर से भी सामने आई थी, जहां पर एक प्राइवेट अस्पताल में काम कर रहे डॉक्टर्स और स्टाफ को एक कोविड मरीज की मृत्यु के बाद बुरे तरीके से पीटा गया था। तो सवालों का दायरा सिर्फ एक डॉक्टर के पीटे जाने और किसी राज्य के मुख्यमंत्री द्वारा इस पूरे मामले को गंभीरता से लेते हुए त्वरित कार्रवाई करने के आश्वासन तक ही सीमित नहीं रखना चाहिए। सवालों का दायरा बहुत बड़ा है। सवाल होना चाहिए कि आखिर वो ऐसी कौन सी मानसिकता है जो आम जनमानस को डॉक्टर्स के खिलाफ ऐसे हिंसात्मक रुख अपनाने के लिए मजबूर कर देती है। सवाल होना चाहिए कि डॉक्टर्स के खिलाफ ऐसे हिंसात्मक रवैये अपनाने के लिए सिर्फ मरीजों का भावनात्मक पहलू ही जिम्मेवार है या फिर इसमें सरकार और सिस्टम की भी कोई ना कोई भूमिका है। सवाल होना चाहिए कि कैसे आयुर्वेद के नाम पर कोई फटी जीन्स बेचने वाला व्यक्ति डॉक्टर को डॉक्टर टर कहकर चिढ़ा देता है, उस डॉक्टर को जो अपनी जिंदगी के 10 साल किताबों के बीच गुजार देता है सिर्फ इस डॉक्टर नाम की उपदी पाने के लिए। सवाल होना चाहिए कि कैसे आयुर्वेद के नाम पर फर्जी दावों के साथ दवाओं को बेचने वाला कोई व्यक्ति, दवाओं का प्रचार करने वाला कोई व्यक्ति डॉक्टर को चिढ़ा देता है और चिढ़ाने के बाद खुलेआम ये कहता है, खैर अरेस्ट तो मुझे उसका पाप भी नहीं कर सकता। बात डॉक्टरों की हो रही है तो एक और घटना को याद कर लेते हैं और इस घटना में शायद आपको तमाम सवालों के जवाब भी मिल जाए। राज्य उत्तर प्रदेश, साल 2017 अगस्त का महीना, गोरखपुर के बीआरडी मेडिकल कॉलेज के इंसेफ्लाइटिस वार्ड में एक सप्ताह के अंदर 60 बच्चों की मौत ऑक्सीजन की कमी से हो जाती है। मामला तूल पकड़ता है, हंगामा शुरू होता है और शुरू होती है प्रतिस्पर्धा से भरी मीडिया ट्रायल। उस दौरान बीआरडी मेडिकल कॉलेज के इंसेफ्लाइटिस वार्ड में डॉक्टर कफील खान तैनात होते हैं। उस दौरान कुछ ऐसी भी मीडिया रिपोर्ट्स सामने आती है जिसमें यह दावा किया जाता है कि डॉक्टर कफील खान ने ऑक्सीजन शॉर्टेज के समय अपने निजी खर्च पर ऑक्सीजन सिलेंडर्स खरीदकर अस्पताल में बच्चों को मुहैया कराया था और बहुत से बच्चों की जान बचाई थी। लेकिन जैसे जैसे हंगामा बड़ा होता है, उत्तर प्रदेश सरकार घिरने लगती है सवालों से। डॉक्टर कफील खान पर ही उत्तर प्रदेश सरकार 60 बच्चों की मौत का ठीकरा फोड़ देती है, ये कहकर कि डॉक्टर कफील खान पर ही अस्पताल में ऑक्सीजन सिलेंडर्स खरीदने की जिम्मेदारी थी और उन्होंने ऑक्सीजन सिलेंडर खरीदने में गड़बड़ी की है। डॉक्टर कफील खान पर प्राइवेट प्रैक्टिस करने का भी आरोप लगाया जाता है और यह भी आरोप लगाया जाता है कि डॉक्टर कफील खान अस्पताल की ऑक्सीजन सिलेंडर्स को अपने घर पर इस्तेमाल करते थे। इसके बाद 22 अगस्त को डॉक्टर कफील खान को अस्पताल प्रशासन ने लापरवाही और भ्रष्टाचार के आरोप में निलंबित कर दिया। देखते ही देखते डॉक्टर कफील खान हीरो से विलन बन गए, किसी को पता नहीं चला। इसके बाद 2 सितंबर 2017 को डॉक्टर कफील खान को उत्तर प्रदेश सरकार गिरफ्तार कर लेती है और जेल के अंदर भर देती है। जेल के अंदर कफील खान अपना 9 महीना बिताते हैं। 9 महीने के बाद जब 25 अप्रैल 2018 को डॉक्टर कफील खान जेल से बाहर निकलते हैं तो अपने ऊपर लगे आरोपों की जांच को लेकर हाईकोर्ट पहुंच जाते हैं। हाईकोर्ट को भी डॉक्टर कफील खान की बातों पर ध्यान देते देते 1 साल तक का समय लग जाता है। लेकिन मार्च 2019 में डॉक्टर कफील खान पर लगे आरोपों की जांच करने के लिए हाईकोर्ट 90 दिनों का समय देती है और कहती है कि 90 दिनों के अंदर डॉक्टर कफील खान पर जो भी आरोप लगे हैं उसकी जांच करके रिपोर्ट मेरे पास पहुंचाइए। हाईकोर्ट के इस आदेश के बाद कमेटी बनती है और जांच तय समय पर पूरी होती है। अब जरा हर बात को ध्यान से सुनिएगा। 26 सितंबर 2019 में विभागीय जांच की रिपोर्ट में डॉक्टर कफील खान को निर्दोष पाया जाता है, उन्हें क्लीन चिट दी जाती है। विभागीय जांच रिपोर्ट इस बात को मानती है कि डॉक्टर कफील खान उस वक्त इंसेफ्लाइटिस वार्ड के नोडल ऑफिसर नहीं थे और वो कहीं से भी ऑक्सीजन सप्लाई की टेंडर प्रक्रिया में शामिल नहीं थे। विभागीय जांच रिपोर्ट इस बात को भी मानती है कि डॉक्टर कफील खान ने अपने निजी खर्च पर अस्पताल में ऑक्सीजन की सिलेंडर्स को मुहैया कराया था और उससे काफ़ी बच्चों की जान भी बचाई थी। और विभागीय जांच इस बात को मानती है कि डॉक्टर कफील खान कहीं से भी ऑक्सीजन सिलेंडर्स के सप्लाई, भुगतान या रखरखाव के लिए जिम्मेदार नहीं थे। शायद इस घटना से आपको पिछले कुछ सवालों के जवाब मिल गए होंगे। वापस से वही सवाल कि क्या सचमुच इस देश में डॉक्टर्स को हीरो से विलन बनाने के लिए सिर्फ मरीजों का
भावनात्मक पहलू ही अहम है या फिर इसमें सरकार और सिस्टम की भी कोई भूमिका है? डॉक्टर सुदर्शन झा ने बातचीत के दौरान एक बहुत ही अहम बात कही है कि जहां भी स्वास्थ्य व्यवस्था कोलैप्स करती है वहां पर डॉक्टर्स को सॉफ्ट टारगेट बनाया जाता है और यही टारगेटिंग की प्रक्रिया आम जनमानस में डॉक्टर्स के खिलाफ भ्रम और नफरत का माहौल पैदा करती है। कोविड महामारी के ऐसे दौर में जहां पर जिंदगी और जीने की उम्मीद सिर्फ डॉक्टर्स के वजह से ही बाकी है और डॉक्टर्स ने निष्पक्ष होकर अस्पतालों में अपनी सेवाएं दी है, वहां पर हमारी और आपकी और सरकार की ये जिम्मेदारी बनती है कि ऐसे दौर में डॉक्टर्स को संरक्षण दें, डॉक्टर्स को वो माहौल दें जिसमें वो बेधड़क लोगों की जान बचा सकें।